देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा था, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन और एक्सक्रीशन इन प्लांट दोनों को पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर की। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? द बेसिक फंक्शनल परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि वो बेसिक फंक्शन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में क्या करते हैं, मदद करते हैं अर्थ के ऊपर, उन्हें क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है भाई। देखो लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या आता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब इनमें से एक भी प्रोसेस अगर नहीं होती, इनमें से अगर एक भी प्रोसेस नहीं होती तो जीवन संभव नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस क्या होती हैं? इसेंशियल होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अर्थ के ऊपर। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन मैंने बताया था आप लोगों को, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट ऑफ फूड को खाता है, मतलब फूड को खाता है और उसके कंपोनेंट को यूटिलाइज करता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को खाता है और उसके कंपोनेंट को यूटिलाइज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन बच्चों दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? दो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद सिंथेसाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके। नाउ व्हाट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? द सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। आया? तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करता है यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसका एक एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है बाय व्हिच प्लांट सेल कंटेन क्लोरोफिल प्रोड्यूस द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट। तो प्लांट सेल, कौन सी प्लांट सेल? जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो वाली प्लांट सेल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का यूज करके, मतलब सनलाइट की एनर्जी का यूज करके अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। 1:2:1 इनका रेशियो होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में अपने फूड को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। कौन सी वाली सेल में? जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। जब हम लोग 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर को पढ़ा था, ठीक है, तो प्लास्टिड नाम के एक टिश्यू पढ़ा था हम लोगों ने, विच इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है प्लास्टिड। तो उस प्लास्टिड के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मतलब ऐसा प्लास्टिक जो ग्रीन कलर का होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन बाउंड ओवल सेल ऑर्गेनल, और इसकी जो शेप होती है कैसी होती है? ओवल होती है, ठीक है, ओवल शेप का सेल ऑर्गेनल होता है। और it is enclosed by a double membrane. Its interior contain closely packed flattened sacs called a thylakoid. Chlorophyll is present in the thylakoid. अच्छा देखो ये रहा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ये जो दिखाई दे रहा है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? थाइलेकोइड बोलते हैं। और इन थाइलेकोइड के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में थाइलेकोइड होता है, और थाइलेकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आया समझ में? सेल प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर एंड द प्लास्टिड लेयर कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, देयरफॉर दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मतलब कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? मेसोफिल लेयर में। मेसोफिल लेयर क्या होती है? लीव्स के अंदर में अलग अलग लेयर्स होती है, उसमें एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं? मेसोफिल लेयर। तो अब बस आपको ये ध्यान रखना है
कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ पे होता है, सेल कंटेनिंग मीसोफिल लेयर। तो मीसोफिल वाली जो साइट होती है वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि जहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहां पर क्लोरोफिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, क्या होता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, थाइलेकोइड होता है, और थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थाइलेकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आया समझ में। अब स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा आर द माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीव्स, दे आर रिस्पांसिबल फॉर गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि लीव्स के सरफेस के ऊपर में क्या होता है, टाइनी ओपनिंग होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है, वो मदद करता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यूजफुल मटेरियल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिमूव आउट करना में कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा। आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो द पैलिसेड लेयर, ठीक है, जो पैलिसेड लेयर होती है वो सेंटर होती है फोटोसिंथेसिस का। लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द क्लोरोफिल ऑफ मेसोफिल सेल इन द पैलिसेड लेयर ऑफ लीव्स। मतलब कि क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा मेसोफिल में। ठीक है, क्योंकि वहीं पे तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वहीं पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखो पहले इवेंट देखो फोटोसिंथेसिस के क्या होता है, लाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद लाइट एनर्जी इज व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाएगा। ठीक है, फिर एट द सेम टाइम फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, दैट इज photolysis of water take place, that is a water molecule is split into hydrogen and oxygen। फोटोलाइसिस टर्म का मतलब समझो, फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी गई है क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है, उसकी हेल्प से क्या करा जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल को किस में तोड़ा जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पहले सनलाइट एब्जॉर्ब करी जाएगी, फिर फोटोलाइसिस होगा वाटर का। फोटोलाइसिस का मतलब वाटर को तोड़ा जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाएगी एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन जो होगा रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर्म ग्लूकोज, क्या बनाएगा वो, ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय यूजिंग एटीपी एंड एनएडीपीएस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। अब एटीपी एनएडीपीएस क्या होता है, इसके बारे में जब हम लोग 11th क्लास में पहुंच जाएंगे तब पढ़ेंगे आराम से, अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। यहाँ हुआ आप लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सबको समझ में आ गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे एक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी को यूज करके प्लांट अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आया समझ में। और एक बात का ध्यान रखना, प्लांट के अंदर फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। होलोजोइक होता है ना, पैरासिटिक होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, और डिकम्पोजर्स होते हैं। ये बताया था मैंने आपको। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है,
उसको बॉडी के अंदर लेके जाता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन मतलब भोजन को खाना। उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ब्लड वेसल में वो एब्जॉर्ब होकर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद होता है उसका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब जो कंपोनेंट ऑफ फूड है सेल उसको यूटिलाइज करेगी। और लास्ट में होता है क्या, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहकर उसके न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर रहकर उसके न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है। उसको डाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बना बनाया माल मिल रहा है। मतलब डायरेक्टली वो कंपोनेंट ऑफ फूड को यूज कर रहा है, जो कि हमारे ब्लड में फ्लो कर रहे हैं। जैसे मान लो मच्छर है, मच्छर ने हमारे खून को चूसा। अब हमारे खून में क्या है, अमीनो एसिड है ना। हमारे खून में प्रोटीन नहीं है, हमारे खून में अमीनो एसिड है, जिसको वो यूज करेगा। हमारे खून में ग्लूकोज है, हमारे खून में स्टार्च नहीं है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं, सिंपल शुगर है। समझ में आया। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है हमारे खून के अंदर, तो वो उसको डायरेक्टली यूज करेगा। ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के बाहर रह के सक करते हैं न्यूट्रिएंट, और एंडोपैरासाइट उन्हें कहते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, तो पेट का कीड़ा जो होता है तुम्हारे माल को खा जाता है। मतलब तुम मेहनत करोगे सारी, और सारी मेहनत पे पानी फेर देगा वो। होता है ना, देखा है पेट का कीड़ा, देखा है नहीं देखा, क्या करे फिर, गाय। चलो ठीक है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोसिक न्यूट्रिशन, तीनों समझ में आ गए। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो सबसे पहले जैसे ही अमीबा भोजन को देखता है उसे भूख लग जाती है उसे क्या लग जाती है, भूख। और जब भूख लग जाती है तो लौंडा चलने लगता है। पैर नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करता है पीठ जैसे स्ट्रक्चर बनाने की। इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको, सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया हो गया तो फिर वो मिला लेता है सूडोपोडिया को, ठीक है, और फूड वैक्यूल बनाता है। क्या होता है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के बाद एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि नाउ फूड इज गोइंग इनसाइड द सेल। एंडो मतलब अंदर, और साइटो का मतलब सेल होता है। जहां पे भी साइटो वर्ड देखने को मिलेगा उसका मतलब सेल होता है। बायो में बेटा अगर आपको टर्म समझ में आती हैं तो आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि बायो रटने के लिए होती है, रटने के लिए नहीं होती है। अगर आप टर्म्स को समझ लोगे तो आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। नहीं भी आ रहा तब भी उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आप लोगों को बस एक चीज टर्म्स जैसे जैसे बताता हूँ मैं। जैसे फोटोलाइसिस बोला मैंने आपको, तो फोटोलाइसिस ऐसे अगर आ जाए आपके में कि डिफाइन फोटोलाइसिस, आपको याद भी नहीं है तब भी आपको अगर ये पता है कि फोटो का मतलब लाइट होता है और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस यूजिंग सनलाइट। सनलाइट इसलिए टर्म्स को देखा करो। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल इज इनसाइड द सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर में भोजन चला गया, अब वो उसको डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करेगा तो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होगा। फिर होगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, फूड इज कमिंग आउट ऑफ द सेल। ठीक है, समझ में आया। न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखो अमीबा engulf its food by temporary finger-like projection of the body surface called pseudopodia. Pseudopodia बनाया। When a pseudopodia fuses with the food particle, it forms the food vacuole. Food vacuole बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, complex substances are broken down into simple substances inside the food vacuole. These simple substances are then diffused into the cytoplasm. और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। और फिर जो डाइजेस्ट मटेरियल होता है वो इनसाइड द सेल चला जाता है और उसको मजा आ जाता है। समझ में आया। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम नहीं पढ़ना आपको। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे भाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेशन होती है ह्यूमन के अंदर दो तरीके से होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का। फिजिकल डाइजेशन में फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। और केमिकल डाइजेशन में केमिकली
कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है यूजिंग एंजाइम। एंजाइम का यूज करके केमिकली कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें माउथ से लेके एनस तक के इस पूरे के पूरे रास्ते को, ठीक है, जिसमें फूड जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होती है। अब बकल कैविटी में दोनों तरीके की डाइजेशन देखने को मिलते हैं, फिजिकल डाइजेशन भी और केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन के लिए हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो इंसीजर होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं, कैनाइन टीयरिंग टीथ होते हैं, प्रीमोलर और जो मोलर होते हैं वो च्यूइंग टीथ होते हैं, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर आर कटिंग टीथ, कैनाइन आर टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर एंड मोलर आर च्यूइंग टीथ, ठीक है। चबाने का काम करते हैं वो प्रीमोलर और मोलर चीजों को। अब अगर मैं बात करूं इंसानों की, ठीक है, तो हम इंसानों के अंदर ये जो 4 प्रकार के टीथ होते हैं इसकी फॉर्मेशन होती है, मतलब एक फॉर्मूला होता है जिसको डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटल फॉर्म। डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। एक साइड का बताया मैंने, ऊपर नीचे लगा लेना, टोटल हो जाएंगे 32 आपके, ठीक है। देखो जो लास्ट के 3 मोलर होते हैं उसमें जो लास्ट वाला मोलर होता है वो 18 साल की उम्र के बाद आता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विजडम टीथ। ऐसा ही तो यहाँ दांत की कहानी हुई खत्म। अब दांत की कहानी खत्म हुई तो कौन आ गया? सलाइवरी ग्लैंड आ गई, ठीक है। इसमें कौन आ गई? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी? सिक्रेट करेगी सलाइवा को। सलाइवा बताया था मैंने आपको, जब भी हम किसी भोजन की टेस्टी भोजन की बात करते हैं या टेस्टी भोजन की खुशबू आती है, ठीक है, तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। वो जो पानी होता है वो क्या होता है? सलाइवा होता है, ठीक है। आया समझ में? तो अब वो जो सलाइवा होता है उसका काम क्या होता है? एक तो जो पैथोजन फूड के अंदर आए साथ में उनको मार देगा, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको? सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। अभी जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज बनता है, प्लांट में भोजन बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स शुगर एंड ग्लूकोज इज सिंपल शुगर। तो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करा जाता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करा जाता है, लेकिन ओनली 30% ऑफ स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर बाय द सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा सिर्फ 30% ऑफ स्टार्च को ही सिंपल शुगर में कन्वर्ट करा जाता है। आगे समझ में? अच्छा, ये सब काम जो होता है मतलब सलाइवा को फूड के साथ मिक्स होगा जब ही तो होएगा। जब तक सलाइवा फूड के साथ मिक्स नहीं होगा वो कैसे करता है काम, है ना। तो इसके लिए मदद करती है हमारी टंग। हमारी टंग क्या करती है? मदद करती है। देखो जब भी हम फूड खाते हैं तो टंग जो होती है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है। टंग फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है। लड़कों की टंग का तो सिर्फ एक काम होता है, ठीक है, कि सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करना, लेकिन लड़कियों की टंग बहुत खतरनाक होती है, चपड़ चपड़ भी करती है, ठीक है, और भोजन को फूड के साथ मिक्स भी करने का काम करती है। तो लड़कियां अपनी टंग का अच्छे से इस्तेमाल कर लेती हैं भाई, हम बेचारे सीधे ठीक है। तो फूड के साथ मिक्स कर दिया। उसके अलावा जो हमारी टंग होती है उसमें टेस्ट बड पाई जाती है। हमारी टंग में क्या पाई जाती है? टेस्ट। भाई जो खाना स्वाद लगता है हमको, किसी भी चीज का स्वाद आता है, जैसे मान लो अभी मैंने आप लोगों को पिज्जा खिलाया थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो आपको पिज्जा का टेस्ट आया ना? आया कि नहीं आया? आया। तो वो कैसे आया? वो आया टंग में प्रेजेंट टेस्ट बड के द्वारा, ठीक है। तो टेस्ट बड से क्या आता है? टेस्ट फील होता है हमको। अगर टेस्ट बड नहीं होती तो हम कुछ भी खा सकते थे, कुछ पता ही नहीं चलता। टेस्ट बड नहीं होते तो हम कुछ भी खा लेते, ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो अब देखो टेस्ट बड हो गई, मतलब हमारी टंग हो गई, टीथ हो गए और सलाइवरी ग्लैंड हो गई। ये 3 चीज पाई जाती है हमारे माउथ के अंदर।
समझ गए सब? ठीक है। अब इसके बाद फूड एंटर करता है इस पाइप के अंदर। इस पाइप को इसोफेगस या फिर फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। नाउ फूड एंटर्स इनटू अवर फूड पाइप। इनसाइड द फूड पाइप वी कैन सी अ मूवमेंट दैट इज आल्सो नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब फैलेंगी और रिलैक्स होंगी, फैलेंगी और रिलैक्स होंगी, ठीक है, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैन बी सीन इन इसोफेगस, मतलब फूड पाइप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। नाउ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते करते भोजन हमारे कहाँ पे आ जाता है? स्टमक में आ जाता है, ठीक है, पेट में आ जाता है। स्टमक जो होता है जे शेप का ऑर्गन होता है। स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन। वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उसमें क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। These gastric glands secrete gastric juice। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन। इट्स वॉल सिक्रेट, इट्स वॉल कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो इसकी वॉल होती है उसमें क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस के होते हैं 3 कंपोनेंट, पेप्सिन, म्यूकस और HCl। पेप्सिन, म्यूकस और देखो HCl का काम देखो। जो कीड़े मकोड़ों को जो सलाइवा नहीं मार पाया था उनको HCl मार देता है, ठीक है। इसके अलावा पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की। जब HCl प्रोड्यूस होता है तो पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, ठीक है, एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को उसकी सिंपलर फॉर्म दैट इज पेप्टोन में करने में क्या करती है? हेल्प करती है, मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है कौन? पेप्सिन। म्यूकस, क्योंकि बेटा HCl हाईली एसिडिक होता है। HCl जो होता है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, कोरोसिव नेचर होता है, ठीक है, मतलब जला सकता है हमको HCl जो होता है। तो इससे बचने के लिए हमारी वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक की वॉल्स को, हमारी वॉल्स के ऊपर में लेयरिंग होती है किसकी? म्यूकस की। म्यूकस प्रिवेंट करता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। आया समझ में? समझ में आ गया? ठीक है। नाउ पार्सली डाइजेस्टेड फूड आल्सो नोन एज चाइम एंटर इनटू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड से सिक्रीशन आता है। एक ग्लैंड ये रही, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग लीवर, और दूसरी वाली ये बेचारा पैनक्रियास, ठीक है। लीवर जो होता है बेटा, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सिक्रेट करता है लीवर? ये मछली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस मछली को गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? बाइल जूस स्टोर होता है, मतलब सारा का सारा बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर डज नॉट एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज स्टोर्ड इनटू गॉल ब्लैडर। इसको गॉल ब्लैडर के अंदर क्या करा जाता है? स्टोर करा जाता है, और आवश्यकता अनुसार बाइल डक्ट के थ्रू ये एंटर करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बाइल जूस क्या करता है? भोजन को न्यूट्रलाइज करता है। बाइल जूस क्या करता है? भोजन को न्यूट्रलाइज करता है का मतलब हमारे पेट में, ठीक है, स्टमक के अंदर में भोजन जो होता है वो एसिडिक था बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl एंड बाइल जूस इज बेसिक इन नेचर। जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है इफेक्ट। जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो इफेक्ट कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और भोजन भी हमारा कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। ऑल्सो बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट। बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर वन, मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। आया समझ में? ठीक है। अब पैनक्रियास, पैनक्रियास से आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, लाइपेज फैट प्रोटीन को पेप्टोन में करता है, ठीक है। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, मतलब छोटे और छोटे को और छोटा कर देता है, ठीक है। और जो अमाइलेज होता है वो जो 30% हो गया माउथ के अंदर सलाइवेट अमाइलेज के थ्रू, उसके अलावा 70% जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है।
और इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो फाइनली वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन फाइनली मतलब वो भी सीक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस दैट फाइनली कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज। दिस इज फाइनल डाइजेशन, ठीक है। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, उन्हें विलाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विलाई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया सो दैट मोर डाइजेस्टेड फूड कैन बी एब्जॉर्ब। विलाई के पास मतलब विलाई जो होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में मदद करती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। कैसे? क्योंकि विलाई से अटैच होती है हमारी ब्लड वेसल्स, विलाई से अटैच होती है हमारी ब्लड वेसल, तो विलाई से डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर ना फूड एंटर करता है, ट्रांसपोर्ट करके एसिमिलेट कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये भाई अब जब सारा काम यहाँ पे हो गया तो इस बड़ी वाली का क्या काम है ना, सारा काम छोटी वाली ने कर दिया तो बड़ी वाली का क्या काम? देखो जो भी बेचारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड होता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर करता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, अनडाइजेस्टेड फूड तो ठीक है चलो, लेकिन अब इसमें अगर एक्सेस वाटर चला जाए मतलब पानी ज्यादा चला जाए तो उसको भी एब्सॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड से लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कर लिया जाता है? पानी एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा कर लिया जाता है, कभी कभी नहीं करा जाता, ठीक है। तो ठीक है, तो और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड हो गया वो एनएच के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? पूरा डाइजेशन खत्म हो गया, समझ में आ गया सबको डाइजेशन? ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एनर्जी को रिलीज करा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एनर्जी को रिलीज करा जाता है। अब एनर्जी रिलीज होगी दो तरीके से, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये काम तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ये काम होता है तो इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल होता है और एनर्जी होता है, अल्कोहल होता है और एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया? अच्छा देखो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना, दिख रहा है ध्यान से? देखो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है कंपाउंड, ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का कंपाउंड। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है पायरुवेट में, ठीक है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, एक ग्लूकोज से 2, क्योंकि जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन का होता है, ठीक है। अब यहाँ से 3 कंडीशंस बनती हैं। कितनी कंडीशन बनती हैं? 3। पहली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईच के अंदर होता है तो इसमें इथेनॉल बनता है, जो मैं अल्कोहल बोल रहा हूँ वो इथेनॉल ही होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हमारी मसल्स के अंदर होता है। हम लोगों ने पढ़ा था जब कई दिनों के बाद हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जॉइंट्स में पेन होने लगता है। वो पेन क्यों होने लगता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी इसलिए होती है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होती है। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन ज्यादा होगी रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी होगा, ऑक्सीजन कम होगी रेस्पिरेशन धीरे धीरे होगा, रेस्पिरेशन धीरे धीरे होगा एनर्जी कम होगी, रेस्पिरेशन धीरे धीरे होगा एनर्जी कम। लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वाली कंडीशन में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की कमी है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो फॉर्मेशन होती है किसकी? लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड और एनर्जी की। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है हमारे जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है? मसल क्रैम्प हो जाता है, मतलब जॉइंट में क्या होने लगता है? पेन होने लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें हल्के गुनगुने पानी से नहा लेना चाहिए। ऐसा करने से ब्लड का फ्लो जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है और ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगा। जब ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगा ये वाली कंडीशन आ जाएगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन
इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में क्या होती है, वो स्टोर होती है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की जो एनर्जी करेंसी होती है वो क्या होती है, एटीपी होती है। जब भी कोई सेल्यूलर एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एटीपी टूटेगा और एडीपी बनेगा और एक फॉस्फेटाइड बनेगा। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेटाइड। तो जब एटीपी टूटेगा तो एडीपी बनेगा और एक फॉस्फेटाइड निकलेगा अलोंग विद रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जब एडीपी और फॉस्फेटाइड जुड़ेंगे तो एटीपी बनेगा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमारे जो हर एक ऑर्गन है उसका एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। तो वो ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो हम लोग उन्हीं ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, रेस्पिरेशन में मदद करेगा। अब रेस्पिरेशन जो होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन जो होती है, अभी क्लास चल रही है, रेस्पिरेशन जो होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब 2 तरीके की होती है रेस्पिरेशन, एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है उसमें होती है ब्रीदिंग। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। अब ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। सांस लेंगे तो इनहेलेशन, सांस छोड़ेंगे तो एक्सहेलेशन। आया, सांस लेंगे तो इनहेलेशन और सांस लेंगे तो एक्सहेलेशन। अब सांस कहाँ लेंगे, कहाँ से छोड़ेंगे, नाक से लेंगे। नाक से लेंगे तो कहाँ जाएगी नाक से लेंगे तो कहाँ जाएगी, फेफड़ों तक पहुंचेगी, फेफड़ों तक ही तो पहुंचेगी। तो ये एक रास्ता होता है नाक से लेके हमारे फेफड़ों तक का, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हमको पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन मतलब जो इनहेलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नेजल कैविटी से स्टार्ट। नाक से हम लोग सांस लेते हैं। अब नाक से सांस लेने का क्या फायदा, जब इतना बड़ा मुंह है तो है, मुंह से तो ज्यादा सांस ले सकेंगे नाक के कंपेरिजन में। लेकिन क्या होता है, जो हमारी नेजल कैविटी होती है उसके अंदर फाइन हेयर होते हैं, हेयर पार्टिकल देखने को मिलते हैं। देखो नाक के अंदर उंगली डाल के, है ना हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लूलू भी निकलता है नाक से, है ना, लूलू नहीं देगा मतलब एक म्यूकस ग्लैंड होती है हमारी नोज के अंदर जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस। हेयर पार्टिकल और म्यूकस का काम क्या होता है, हेयर पार्टिकल और म्यूकस का काम होता है एयर को फिल्टर करने का। हेयर पार्टिकल और म्यूकस का काम होता है एयर को फिल्टर करने का। एयर को फिल्टर करने का काम होता है किसका, हेयर पार्टिकल का और म्यूकस का। अब फिल्टर्ड एयर हमारे एंटर करती है किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। कहाँ पे एंटर करती है, फेरिंग। फेरिंग देखो बेटा, फेरिंग जो होती है वो कॉमन ओपनिंग है माउथ भी यहाँ पे आ रहा है और नेजल कैविटी। तो बकल कैविटी और नेजल कैविटी की जो कॉमन ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं लोग, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी आवाज निकल रही है मुंह से, ठीक है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर 2 स्ट्रिंग लगी होती हैं, है ना। 9th क्लास में पढ़ा था जब साउंड वाले चैप्टर पढ़ा था। तो फेरिंग से एंटर करेगा हमारे विंड पाइप में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे एक और चीज होती है, एपिग्लोटिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस होता है वो प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में आने से। एपिग्लोटिस, देखो विंड पाइप और फूड पाइप एक साथ ही है, लेकिन एपिग्लोटिस जो होता है, जब भी हम लोग भोजन को खाते हैं या जो भोजन होता है हमारी फूड पाइप के अंदर एंट्री करता है, तो एपिग्लोटिस जो होता है वो कवर कर लेता है विंड पाइप, ट्रैकिया को बंद कर देता है, और फूड एंट्री करती है किसके अंदर में, फूड पाइप के अंदर में। यदि फूड विंड पाइप के अंदर एंट्री हो जाता है तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, डस्टी लगती है, मतलब हमको खांसी आती है बहुत तेज, जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाता है। अगर वो बाहर नहीं निकलता तो क्या होगा, वो ब्लॉकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें, ब्लॉकेज। और यदि ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, तो हम निकल लेंगे। यदि ब्लॉकेज हो गया तो हम निकल लेंगे। क्यों,
क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, हमारा कोई ऑर्गन काम नहीं करेगा। जब कोई ऑर्गन काम नहीं करेगा तो निकल लेंगे हम, ठीक है। 4 कंधों पे, समझ में आया। तो भोजन को विंड पाइप में आने से रोकने के लिए क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस प्रिवेंट द फूड टू एंटर इनसाइड अवर ट्रैकिया, आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकाई में। किसमें डिवाइड होता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एंटर इनटू अवर लंग्स, ब्रोंकाई जो होती है हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। और जो ब्रोंकाई जब हमारे लंग्स के अंदर क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है। जब ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है तो वो फर्दर डिवाइड होती है, ब्रोंक्यूल्स बनाती है। क्या बनाती है, ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाती है वो, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स से अटैच होते हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, दिखाई दे रहा है आपको, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्वेलाई। और ये जो एल्वेलाई होते हैं इनसे ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं। एल्वेलाई से कौन अटैच होता है, ब्लड वेसल। एल्वेलाई से ब्लड वेसल अटैच होती हैं और यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है, यहीं पर। मैच है क्या, मजा आ गया। और यहीं पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। यहीं पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ये रियल वाला सुंदर से लग रही है ना। ये कैसा मशरूम है भाई, ये तो लेग पीस लग रहा है। वो नहीं होता KFC का चिकन बर्गर, KFC का चिकन लग रहा है। चलो भाई देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, एक और चीज होती है, ये मस्कुलर डायाफ्राम, ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और रिब केज होते हैं, ठीक है। रिब केज प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को, रिब केज हमारे लंग्स को क्या करते हैं, लंग्स हार्ट बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग दी है गॉड ने हमको, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिब केज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मस्कुलर डायफ्राम भी दिया है। मस्कुलर डायफ्राम और रिब केज हेल्प करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मस्कुलर डायफ्राम और रिब केज हेल्प्स इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नाउ हाउ दे डू, देखो जब भी हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो जो रिब केज होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और डायफ्राम नीचे की तरफ, रिब केज ऊपर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ, जिसकी वजह से एल्वेलाई की जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा होने से एल्वेलाई की वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ जाती है। जब एल्वेलाई की वॉल्यूम बढ़ जाती है लेकिन उसके अंदर गैस जितनी थी उतनी है अभी, ठीक है, गैस जितनी थी उतनी है, तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया, कम। बाहर प्रेशर ज्यादा है और अंदर प्रेशर कम है। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो बाहर से अंदर की तरफ एयर क्या करेगी, मूव करेगी। समझ में आया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन दिस टू, दैट इज रिब केज एंड डायफ्राम गोज टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाते हैं। और जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाते हैं तो लंग की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, लेकिन गैस तो बन ली उसने, गैस तो उसने बन ली, है ना। तो क्या होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और बाहर प्रेशर कम हो जाएगा। अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर प्रेशर कम, जिसकी वजह से एक्सहेलेशन होगा, मतलब सांस बाहर छोड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया। अब हमने क्या करा, ऑक्सीजन रिच एयर को अपने लंग्स के अंदर ले गए। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। अब आगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की, तो इसमें कौन कौन चीज हेल्प करती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, है ना। अब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता कौन है, ब्लड। वो मटेरियल कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं। मेनली हम लोग को अभी रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ब्लड वेसल और हार्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड जो होता है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स का बना हुआ होता है। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, ब्लड कॉर्पसल मतलब ब्लड सेल जो होती है 45% होती है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर होता है और
बचा 10% मिनरल और प्रोटीन होते हैं। जो ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट आर प्लेटलेट। जो आरबीसी रेड होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से आरबीसी जो होती है वो रेड होती है और वो हेल्प करती है रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में। कैसे करते हैं अभी पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं और जो प्लेटलेट होती हैं वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में क्या करती है प्लेटलेट? समझ में आ गया? ठीक है भाई। देखो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है और रेगुलेटरी फंक्शन में हेल्प करती है। वाटर बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा ब्लड सेल बता दिया मैंने आपको, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन हार्ट। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे जीवन के लिए भी, है ना। जीवन के लिए तो ही। देखो जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा 4 चैम्बर होते हैं उसके। कितने चैम्बर होते हैं? 4। देख रहे होंगे। ऊपर के 2 को ऑरिकल या एट्रियम बोला जाता है और नीचे के 2 को वेंट्रिकल बोला जाता है, एट्रियम और वेंट्रिकल। और ऑरिकल मतलब राइट वाले चैम्बर को लेफ्ट वाले चैम्बर से सेपरेट करती है एक वॉल जिसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेप्टम। सेप्टम राइट चैम्बर को लेफ्ट चैम्बर से सेपरेट करते हैं। अच्छा, एट्रियम को वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से करता है ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल मिट्रल वेल्व। नहीं आया? लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से करता है मिट्रल वेल्व, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से करता है ट्राइकस्पिड वेल्व। जब वीना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है और जब ये फिल हो जाता है तो वो प्रेशर लगाते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व के ऊपर और ट्राइकस्पिड वेल्व क्या होता है? ओपन होता है और ब्लड आता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये एंटर करता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स तक। पल्मोनरी आर्टरी से कहां तक जाता है? लंग्स। ठीक है। ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ से एंटर करता है एओर्टा के अंदर में और एओर्टा से फिर वो सब जगह चला जाता है, आर्टरीज के अंदर एंटर करता है। ब्लड वेसल आर ऑफ 3 काइंड, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है आर्टरीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी उल्टा काम करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां से कहां तक? हार्ट से लंग्स तक। और जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। This heart is made up of a special type of muscles. Those are called cardiac muscle. Cardiac muscles show continuous contraction and relaxation. This continuous rhythmic contraction and relaxation is called heartbeat. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? heartbeat. एक heartbeat जो होती है वो 0.8 सेकंड की होती है, जिसमें से 0.5 सेकंड जो होता है वो रिलैक्सिंग फेज होता है और 0.3 सेकंड का जो होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज को सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन फेज को डायस्टोल बोलते हैं। इसलिए हमारा ब्लड जो होता है मतलब 2 तरह के ब्लड प्रेशर को शो करता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी आता है और डायस्टोलिक प्रेशर में 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी आता है। आगे समझ में? ठीक है। अब देखो डबल सर्कुलेशन। बेटा जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। Our blood is red due to presence of hemoglobin in it. Now, what is the role of hemoglobin in our blood? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो आरबीसी होती हैं वो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। कैसे करती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैव एफिनिटी विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मतलब उसको लगाव होता है, अटैच हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच जब होगा जब उसका प्रेशर ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होगा। ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन से अटैच। ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स में ज्यादा होता है तो लंग्स में ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है
तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बन गया हमारे लंग्स के अंदर में तो एंटर करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कैपिलरीज तक जाएगा, सेल उसको यूटिलाइज करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगी। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर एंटर करेगा, वेन के अंदर एंटर करेगा। वेन से वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो एंटर कर जाएगा हमारे हार्ट के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब डबल सर्कुलेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड आता है, एक बार पल्मोनरी वेन से और एक बार वेना कावा से, ठीक है। 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल सर्कुलेशन। ये था आपका ब्लड प्रेशर, मैंने समझा दिया ना आपको, ब्लड वेसल समझा दिया, आर्टरीज वेन्स है ना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज डन बाय जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। दैट वेस्ट मटेरियल नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर ये नहीं करा जाएगा तो वो टॉक्सिक होता है, हम लोग मर सकते हैं। तो इसके लिए देखो मेन तो एक तो सॉल्ट के फॉर्म में निकल जाता है, पसीना जब होता है पसीने के साथ सॉल्ट होते हैं, ठीक है, तो वो निकल जाता है। इसके अलावा हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। लेकिन मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिया की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसमें क्या क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ किडनी आती है, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है। ये जो पेयर ऑफ किडनी होती है इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो वो यूरिन एंटर करता है यूरेटर, यूरेटर से आता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से में स्टोर रहता है टेम्परेली, और जब ये ज्यादा भर जाता है तो स्फिंक्टर मसल खुल जाती है और यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझ में आया, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन के बारे में, किसके बारे में बताया था मैंने आपको, नेफ्रॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको। देखो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसको वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, वोमेंस कैप्सूल। यहाँ पर ब्लड वेसल का गुच्छा दिखाई दे रहा है, इस ब्लड वेसल के गुच्छे को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। एक अफरेंट आर्टरियोल है और एक इफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके आती है, इफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, अफरेंट आर्टरियोल इज वाइडर देन इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल नैरो होती है, अफरेंट आर्टरियोल ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। और जब प्रेशर ग्रेडियंट बनता है तो फिल्ट्रेट बनता है, मतलब कि जो लिक्विड कंटेंट होता है वो फिल्टर होता है, वो एंटर करता है वोमेंस कैप्सूल के अंदर में। ब्लड का जो भी लिक्विड कंटेंट होता है वो ब्लड के अंदर में क्या करता है, एंटर करता है। इसमें यूरिया भी आता है, प्रोटीन भी आता है, कुछ मिनरल्स भी आते हैं यूजफुल, जो चले जाते हैं इस फिल्ट्रेट के साथ में। फिल्ट्रेट एंटर करता है आपके इस वाले पोर्शन में, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी से एंटर करेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि फिल्ट्रेट के अंदर सारी वेस्ट चीजें नहीं गई, काम की चीजें गई हैं, तो उन काम की चीजों को वापस रीअब्जॉर्ब करना होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे वाटर का और इंपॉर्टेंट चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है,
फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आता है, यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जो मटेरियल बचा उसको यूरिन बोलते हैं। अब यूरिन हमारा कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और वो एंटर करती है कहाँ पर, यूरेटर में। यहाँ से एंटर करेगा यूरिन आएगा यूरेटर में और फिर टेम्परेली स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आया, ठीक है। अब देखो भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। एक खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, किसी किसी की दोनों खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वीकली उसको कराना पड़ता है क्योंकि यूरिया तो बन ही रहा है हमारी बॉडी के अंदर में, ठीक है भाई। रेगुलरली उसको कराते रहना पड़ता है। और जो प्लांट होते हैं उसके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन होता है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और गम्स और रीजन्स होते हैं जो कि प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये था आप लोगों का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग एक बार पूछ लेना। कल हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, या मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसको देख लेना आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। एप्लीकेशन में भी है, आप लोग वहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। और फिर सैटरडे को इसका टेस्ट होगा।